आज के पाठ्य विषय में हम प्रस्तुत हुए हैं नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रमुख उपबंधों को लेकर, जिसमें हम नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के पाठ्यचर्चा में हमने नीति निर्देशक तत्व पर सामान्य जानकारी हेतु एक कक्षा पहले से हम करवा चुके हैं। आज हम बात करते हैं समय न लेते हुए अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लिखित प्रमुख तत्वों पर। अनुच्छेद 36 में मूलतः राज्य को परिभाषित किया गया है और यहाँ कहा गया है कि राज्य शब्द का वही आशय होगा जो अनुच्छेद 12 में उल्लिखित है। यानी कि यहाँ राज्य की कोई अपनी नई परिभाषा न देते हुए अनुच्छेद 12 के उपबंधों के अधीन राज्य की परिभाषा को ही जो है राज्य के उसमें शामिल किया गया है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि न्यायालय में नीति निर्देशक तत्व को वाद योग्य नहीं ठहराया जा सकता, यानी यह न्यायालय में अप्रवर्तनीय होगा। बावजूद इसके राज्य से अपेक्षित है कि अपने नीतियों के क्रियान्वयन में उपयुक्त तत्वों से वह मार्गदर्शन ग्रहण करे। पुनः ये दो जो अनुच्छेद हैं ये किसी नीति निर्देशक तत्व की चर्चा नहीं करते हैं, अपितु नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कुछ उपबंधों पर चर्चा करते हैं। कुछ इसके पश्चात हमने जो है बिंदु रखा है नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण। वस्तुतः संविधान में ऐसा कोई वर्गीकरण देखने के लिए मिलता नहीं है, किंतु व्यवहारिक तौर पर इन तत्वों का अध्ययन करने के लिए विचारकों ने एक सामान्य वर्गीकरण स्थापित किया है। हम भी उसी के अंतर्गत इन तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो पहला है समाजवादी सिद्धांत। इसमें अनुच्छेद 38 आ जाता है, जिसमें उल्लेख है भारत में सामाजिक लोकतंत्र के स्थापना की। यानी जो अनुच्छेद 38 है इसका उद्देश्य है भारत में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, जिसमें दो खंड हैं। अनुच्छेद 38 फर्स्ट, इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा जिसमें नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। यानी कि सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की बात की जा रही है, तो ऐसी व्यवस्था का राज्य द्वारा निर्माण किया जाए जिसमें नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यानी सारा न्याय, जो कि प्रस्तावना में उल्लिखित है। आप शॉर्ट में इसको पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 38 के सेकंड भाग में, द्वितीय भाग में कहा गया है कि राज्य द्वारा आर्थिक विषमता को कम करने का प्रयास किया जाएगा। इसी प्रकार अगले अनुच्छेद 39 में, जहां 38 में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की बात की गई है, वहीं 39 में राज्य द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना पर बल दिया गया है। यहाँ इसको हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 39 का में उल्लिखित है कि सभी नागरिक, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, को जीविका हेतु पर्याप्त साधन के प्राप्ति का अधिकार होगा। खा में कहा गया है कि सामूहिक हित के प्राप्ति हेतु भौतिक संसाधनों का समान वितरण किया जाएगा। गा में कहा गया है कि धन व उत्पादन के साधनों के केंद्रीकरण पर राज्य रोक का प्रयत्न करेगा। यानी धन और उत्पादन के जो साधन हैं, जो संपत्ति है, राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि समाज में उसका केंद्रीकरण या विषमता की खाई गहरी ना होनी पाए। घा समान कार्य हेतु समान वेतन, यानी कि एक समान कार्य हो, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके समान वेतन का यह प्रावधान करता है। अंगा में कहा गया है कि कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति व बालकों के सुकुमार अवस्था का संरक्षण करने का राज्य प्रयत्न करेगा और इसमें संरक्षण में व्यक्तित्व के विकास का अवसर अथवा ऐसे वातावरण का निर्माण कि जिसमें कार्य करते हुए व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास का भी उसको पूर्ण रूपेण अवसर मिले। चा में कहा गया है कि बालकों को स्वास्थ्य के विकास का अवसर दिया जाएगा। और अनुच्छेद 39A में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा
अनुच्छेद 39 में कैपिटल ए जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि समान न्याय व गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कराना राज्य का दायित्व होगा। आप यहाँ ध्यान देने की जरूरत है आपको कि भारतीय संविधान में जहाँ भी कैपिटल में ए लिखा गया हो, बी लिखा, ऐसे अनुच्छेदों को देख करके आप, अनुच्छेदों के भागों को देख करके आप तुरंत समझ जाइए कि ये संशोधन के माध्यम से बाद में संविधान में जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 41 की हम बात करें तो इसमें कहा गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता के प्राप्ति का अधिकार होगा। यानी कुछ दशाओं में प्रत्येक व्यक्ति को काम का अधिकार होगा, जिसे अनुच्छेद 41 में निर्धारित किया गया है कार्य करने का। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि काम की न्यायसंगत व मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता का राज्य प्रयत्न करेगा। यानी कि व्यक्ति को, श्रमिक को जिस कार्य में लगाया गया है उस कार्य के अंतर्गत जो वहाँ का वातावरण होगा, जो काम की दशाएं होगी, वो मानवोचित हों, ना कि वह नृशंस हों, 43 या उसका शोषण हो। और इसी में स्त्रियों को प्रसूति सहायता का भी जो है वचनबद्धता दोहराई गई है। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि निर्वाह मजदूरी व कर्मकार के शिष्ट जीवन स्तर व कार्य समय इत्यादि को सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया जाएगा। यानी निर्वाह मजदूरी यानी कि अपने श्रम के बदले उचित पारिश्रमिक व शिष्ट जीवन स्तर यानी कार्यस्थल पर ऐसे जो है वातावरण का निर्माण जिसमें व्यक्ति शिष्ट जीवन स्तर और इत्यादि को सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया जाएगा। यानी कार्यस्थल पर एक बेहतर जो है वातावरण का निर्माण राज्य द्वारा किया जाएगा और श्रम के बदले उचित पारिश्रमिक की व्यवस्था की जाएगी। अनुच्छेद 43 में फिर ए जोड़ा गया कैपिटल, तो यानी यहाँ भी समझ लीजिए संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। और यह भी 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंध में अब कर्मकारों को भी भागीदारी का अधिकार होगा। जो वहाँ पे कर्मकार हैं उनको भी उसके प्रबंध में भागीदारी का अधिकार राज्य द्वारा दिलाने का प्रयत्न किया जाएगा। अनुच्छेद 47 में उल्लिखित है। अब आप कहेंगे कि अनुच्छेद 44 क्यों नहीं बताए, तो उसका कारण है कि हम अभी समाजवादी सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, हम इसलिए अनुच्छेद को सीक्वेंस से नहीं रख पाएंगे। तो अनुच्छेद 47 में उल्लिखित है कि पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार राज्य का परम दायित्व होगा। फिर हम बात करते हैं दूसरे सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत के पश्चात गांधीवादी सिद्धांतों की। इसमें अनुच्छेद 40 से इसका प्रारंभ होता है, जिसमें कहा गया है कि स्वशासन के इकाई के रूप में राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयत्न किया जाएगा। यानी कभी परीक्षा में पूछ ले कि ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 43 में उल्लिखित है कि राज्य द्वारा कुटीर उद्योगों का विकास व संवर्धन का प्रयत्न किया जाएगा। यानी छोटे छोटे उद्योग जो गांव स्तर पर हैं उनको पुनः उनका विकास किया जाएगा। जो अंग्रेजों के समय जो भारी उद्योगों के सम्मुख जो नष्ट हो चुके हैं, पुनः उन कुटीर उद्योगों का विकास किया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके। पुनः अनुच्छेद 46 में उल्लिखित है कि SC ST व अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक पुरोहितों को प्रोत्साहन व सामाजिक अन्याय तथा शोषण से सुरक्षा दिलाने का राज्य द्वारा उनको प्रयत्न किया जाएगा। किसको? SC और ST को। अनुच्छेद 47 में उल्लिखित है कि मादक पदार्थों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर निषेध का राज्य प्रयत्न करेगा। यानी मादक पदार्थों का प्रयोग केवल और केवल औषधीय प्रयोग को छोड़ करके अन्य किसी भी जो है तरह के क्रियाकलापों में उसका प्रयोग राज्य द्वारा वर्जित किया जाएगा, राज्य द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। फिर उसके बाद अनुच्छेद 48 में उल्लिखित है कि उपयोगी पशुओं के बलि पर रोक, और इसी में गोवध निषेध भी सम्मिलित है। यानी गायों की हत्या पर राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न किया। गोवध निषेध भी गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत इसी में सम्मिलित है। यानी जो भी उपयोगी दुधारू पशु हैं उनके हत्या पर राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाया जाएगा, उनको प्रतिबंधित किया जाएगा। बात आ जाता है उदार व बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आ जाते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 44 में उल्लिखित समान सिविल संहिता, जिसकी बड़ी चर्चा और परिचर्चा इस समय चल रही है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसकी चर्चा की गई है कि यानी देश में एक कॉमन सिविल कोड की स्थापना की जाएगी, सबके लिए समान न्यायिक संहिता की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 45 में उल्लेख किया गया है कि 14 वर्ष तक
बालकों हेतु राज्य द्वारा निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा, जिसे अनुच्छेद 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है, जिसे अनुच्छेद 21A में जगह मिला है, जो कि आप पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 48 में उल्लिखित है कि कृषि व पशुपालन हेतु आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली का राज्य द्वारा विकास किया जाएगा, और इसमें जो है फसलों के नस्लों में सुधार का भी प्रयत्न किया जाएगा, पशुओं के भी नस्लों में सुधार का प्रयत्न किया जाएगा। यानी जो फसल की वैरायटी है, प्रजाति है, और जो पशुओं की नस्लें हैं उसमें सुधार का राज्य द्वारा प्रयत्न किया जाएगा, जिससे अत्यधिक उत्पादकता को प्राप्त किया जा सके। अनुच्छेद 48A में यानी फिर 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 48A यानी 39A, 43A और 48A 3 अनुच्छेद 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए। इसमें उल्लिखित है कि राज्य द्वारा पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास किया जाएगा। अनुच्छेद 49 में उल्लिखित है कि राष्ट्रीय, ऐतिहासिक व कलात्मक महत्व के वस्तु व स्थानों का राज्य द्वारा संरक्षण किया जाएगा। यानी जो हमारी ऐतिहासिक राष्ट्रीय विरासतें हैं, कलात्मक महत्व की विरासतें हैं, उन स्थानों का राज्य द्वारा संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। अनुच्छेद 50 में उल्लिखित है कि राज्य द्वारा न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रयास किया जाएगा, जो बहुत हद तक जो है किया भी जा चुका है। और अंततोगत्वा जो अंतिम अनुच्छेद है वह अंतर्राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत से संबंधित है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 51 में किया गया है। अनुच्छेद 51 में उल्लिखित है कि राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का संवर्धन किया जाएगा। यानी कि राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध व अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधियों के प्रति आदर तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा हल का प्रयत्न किया जाएगा। इस प्रकार से हम अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रमुख उपबंधों पर आज अवगत हुए। अगले उसमें हम एक और चर्चा लेकर आएंगे, नीति निर्देशक तत्व व मौलिक अधिकारों के बीच अंतर, और उसके बाद यह अध्याय हमारा संपन्न होगा। आज के लिए इतना ही।